इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आज के टाइम का एक सीरियस इशूज है जो नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर यूज और पॉल्यूशन की वजह से पैदा हो रहा है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है हमारा पर्यावरणीय धारणाएं, समस्याएं और धारणीय विकास। तो पर्यावरणीय समस्याएं क्या है और धारणीय विकास क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। जैसा हम सब पर्यावरण के बारे में तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। आप इस चीज को बहुत 4th-5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, धीरे धीरे डीपली पढ़ते हैं, फिर हम और ज्यादा इसमें डीपली चले जाते हैं। तो पर्यावरण जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे चारों ओर प्राकृतिक, सामाजिक, जीव जंतु जो भी ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। इसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मनुष्य की सभी आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन और उपभोग, ये सब पर्यावरण प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। किंतु तीव्र औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों अंधाधुंध उपयोग कारण आज पर्यावरण की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। इसलिए जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हमारे देश में तेजी से उद्योग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है और संसाधनों का बहुत अंधाधुंध उपयोग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उनको बचाकर उनको कुछ सुरक्षित रख, उनका संरक्षण करना चाहिए। जितना उपयोग हो उतना ही करना चाहिए। बहुत बड़ी आज समस्या है पर्यावरण की। तो ये जो पर्यावरणीय समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं। वायु, जल और भूमि प्रदूषण, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। मानव अस्तित्व के लिए जो खतरा बनता जा रहा है। क्या हो रहा है कि भाई हमारे जो देश की वायु भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, भूमि जो है वो भी प्रदूषित हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, अनावश्यक उपयोग किया जा रहा है, जो कि मानव अस्तित्व के, जो मानव का जीवन है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए धारणीय विकास की अवधारणा को सामने लाया गया। अब इस समस्या को समाधान कैसे कह सकते हैं, इसके लिए धारणीय विकास की अवधारणा को लाया गया। धारणीय विकास का जो अर्थ है कि विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को भी उनके हितों की भी रक्षा करना, कि वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए तो कार्य करना, उसका भी विकास करना, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी विकास हो। तो इस प्रकार से करना कि भविष्य वर्तमान की पीढ़ियों का के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी उनके हितों की भी रक्षा की जा सके। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण की डेफिनेशन देखते हैं। पर्यावरण वह समग्र परिवेश है, संपूर्ण परिवेश है जिसमें जीवित मनुष्य आते हैं, निर्जीव भी आते हैं, वायु, जल, भूमि, ताप। जीवित में मनुष्य, पशु, पौधे, प्रकाश। अब निर्जीव में वायु, जल, भूमि, ताप, प्रकाश तत्व शामिल होते हैं। ये सभी तत्व आपस में क्या है, संबंधित है, परस्पर संबंध रखते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य के चारों ओर का आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। अब मनुष्य के चारों ओर मौजूद प्राकृतिक, सामाजिक और जैविक, जैसा मैं अभी बताया, तो तीनों चीज मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो तीनों चीजों की परिस्थितियों का जो समूह है वही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण, चारों ओर की जलवायु, सामाजिक चीजें, प्राकृतिक चीजें और जैविक परिस्थितियां जो हैं वो सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? अब हमने ये तो जान लिया कि पर्यावरण क्या होता है। जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सामाजिक जो भी क्रियाएं होती वो सब पर्यावरण है। अब पर्यावरण के कार्य क्या है कि जीवन का आधार प्रदान करना। पर्यावरण का कार्य क्या होता है कि जीवन को आधार प्रदान करना। ठीक है, पर्यावरण वायु, जल, भोजन, आवास आदि उपलब्ध कराकर जीवन को संभव बनाता है। पर्यावरण क्या क्या देता है? वायु देता है, जल देता है, भोजन, आवास। इसके बिना तो मानव का जीवन संभव नहीं है। ये कार्य करता है तो जीवन को आधार प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करता है, प्राकृतिक संसाधन उनकी भी पूर्ति करता है। भूमि, जल, वन, खनिज, ऊर्जा आदि पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सब हमें पर्यावरण के द्वारा ही मिलते हैं। भूमि भी है, जल भी है, वन है, खनिज, ये सब संसाधन। अब परिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच संतुलन बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीव जंतु जो है और वनस्पतियां जो है उनके बीच संतुलन किस प्रकार से बना रहे, उनको संतुलित किस प्रकार से रखना, ये काम भी पर्यावरण का है। जलवायु एवं मौसम का नियमन, तापमान, वर्षा और ऋतुओं को किस प्रकार से नियंत्रित करने में सहायक होता है। अपशिष्टों का निपटान करना, अपशिष्ट पदार्थ जो है
खराब पदार्थ जो है उनको किस प्रकार से निपटाना। प्रकृति कुछ हद तक कचरे और अपशिष्टों को अवशोषित या विघटित कर देती है। अब हम जो कचरा वो फेंकते हैं अपनी पृथ्वी पर, अपनी भूमि पर ही तो फेंकते हैं, तो उनको कुछ अपशिष्ट अवशोषित भी कर देती है और विघटित भी कर देती है। ठीक है, तो खत्म भी कर देती है और उसको अवशोषित भी कर देती है। तो आर्थिक विकास में सहायक उत्कृष्ट उद्योग, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन पर्यावरण पर निर्भर है। देखिए, कृषि भी, उद्योग भी, परिवहन भी और ऊर्जा उत्पादन, ये सब पर्यावरण पर ही निर्भर है। तो ये आर्थिक विकास में भी सहायक है। मानव स्वास्थ्य की रक्षा, स्वच्छ पर्यावरण से स्वस्थ जीवन ही संभव होता है। तो यह मानव जीवन की रक्षा भी करता है कि अगर हमारे पर्यावरण स्वच्छ है और साफ है, उससे तो हमारे जो लोग हैं, हमारे देश की जो जनता जनार्दन है, वो भी सुरक्षित रहेगी, उनका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। पर्यावरण का अर्थ अब जी जैसे हमने जाना है वही है कि पर्यावरण से तात्पर्य प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश, प्राकृतिक भी है और इसमें मानवीय दोनों परिवेश शामिल है। दोनों परिवेश से जिसमें हम रहते हैं, इसमें भूमि, जल, वायु, वन, खनिज, जीव जंतु सभी सम्मिलित होते हैं। तो पर्यावरण में हमारे ये सब चीजें सम्मिलित होती है और मानव और प्राकृतिक दोनों ही मानवीय परिवेश से तात्पर्य है इसका, जिसमें हम सब रहते हैं। भारत में प्रमुख पर्यावरण समस्याएं निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण, उद्योग, वाहनों, ईंधनों के दहन से। देखिए, वायु प्रदूषण कैसा होता है? उद्योगों में चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ईंधनों के दहन से होता है और इसका प्रभाव होता है कि श्वसन रोग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इससे सांस का रोग होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है वायु प्रदूषण से। जल प्रदूषण, कारखानों को कचरा, सीवेज, रासायनिक उर्वरक। जल प्रदूषण होता है कारखानों में कचरा जो निकलता है वो फेंका जाता है, सीवेज है, रासायनिक उर्वरक है जो वो जल में जाता है, उसका प्रभाव होता है कि पानी जो पीने वाला है वो कम होता जा रहा है और जल जनित रोग हो रहे हैं। जल से जो पानी से होने वाले रोग है वो होते रहते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। मृदा भूमि प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण जो हमारे मृदा को, भूमि को हमारे नुकसान पहुंचा रही है। रासायनिक खाद हम डालते हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का उपयोग करना, केमिकल का उपयोग करना, ये सब हमारी भूमि की उर्वरता को कम कर रहा है, भूमि को बंजर बना रहा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि भूमि की उर्वरता को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। वनों की कटाई हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि, उद्योग लगाने के लिए जो वन है वो ज्यादा ज्यादा काटे जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोगों को घरों की ज्यादा आवश्यकता होगी, आवास ज्यादा उनको चाहिए होगा। प्रभाव क्या हो रहा है कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बाढ़ आ रही है, जैव जो जीव जंतु है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और बाढ़ जैसी समस्या आ रही है वनों की कटाई से। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, प्रभाव, संसाधनों की कमी। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसलिए हो रहा है कि कोयला जो है, पेट्रोलियम जो है और खनिज जो है वो उनका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, अनावश्यक रूप से हो रहा है। जहां पे उपयोग नहीं होना चाहिए वहां पे उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश में संसाधनों की कमी हो रही है। इसलिए इसका प्रभाव पड़ रहा है कि हमारे देश से जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम भी अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है, खनिज भी और कोयला भी, जिससे कि जो संसाधन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पर्यावरणीय संकट के कारण क्या है कि तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, उपभोक्तावादी जीवन शैली और संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग। देखिए, पर्यावरणीय संकट जो है, तीव्र औद्योगिकीकरण है कि तीव्रता से उद्योगों को लगाया जा रहा है, उद्योग बनाए जा रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, ज्यादा गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हमारे देश की ज्यादा जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। उपभोक्तावादी, लोगों की जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में बहुत हाई स्टैंडर्ड हो रही है। अब लोग नए बहुत उपभोक्तावादी हो रहे हैं, वो हर चीज खरीदना चाहते हैं, हर चीज का उपभोग करना चाहते हैं। संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग। अब पर्यावरण के उस पर संकट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप संसाधनों का अविवेकपूर्ण मतलब विवेकपूर्ण से उपयोग नहीं किया, संसाधनों का भी बड़े ऐसे लापरवाही से उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि उनकी भी कमी हो रही है। तो पर्यावरण के संकट के लिए ये सारे कारण जिम्मेदार हैं। धारणीय विकास क्या है? जैसा कि हमने जाना, धारणीय विकास वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, लेकिन भविष्य में आने वाली पीड़ितों को बिना हानि पहुंचाए। इस प्रकार इस पूर्ति करना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का, जिससे कि जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता है वो प्रभावित ना हो, उनकी भी उनको ध्यान में रख के करना। ठीक है, तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हम इस प्रकार करें कि जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं कहीं भी प्रभावित नहीं हो। धारणीय विकास की कुछ विशेषताएं: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, दीर्घकालीन आर्थिक विकास, पीढ़ियों के बीच समानता। तो देखिए, धारणीय विकास की कुछ विशेषताएं हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसे क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखा जाए, पर्यावरण को संतुलित बनाया जाए, पर्यावरण हमारा जो है वो सुरक्षित रहे, साफ रहे, उसको
प्रदूषित नहीं करना, उसको संतुलन बना के रखना, दीर्घकाल तक आर्थिक विकास हो सके, है ना। ये नहीं कि आज विकास हो गया और बस आने वाले समय में नहीं हो। तो ऐसा करना जिससे कि आर्थिक विकास जो है, धारणीय विकास का उद्देश्य ही यही है कि जो आर्थिक विकास है वो सतत चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। पीढ़ियों के बीच समानता, आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के बीच समानता है। जो आज की पीढ़ी को मिल रहा है वो आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। जो आज की पीढ़ियों के लिए सुविधाएं हुए, वो आने वाले संसाधन जो है वो सब आने वाली पीढ़ियों को मिल सके, उनका भी विकास ना रुक सके, आज भी विकास हो और आने वाले समय में भी विकास होता रहे। भारत की पर्यावरणीय स्थिति, भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। भारत हमारा बहुत बड़ा विशाल देश है और बहुत विविधताओं वाला देश है। मतलब कि हमारे भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा वाले, विभिन्न खान पान वाले लोग रहते हैं और हम सब एक साथ रहते हैं। तो हमारा देश विविधताओं का देश है। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक है, जहाँ वन, नदियां, पर्वत, समुद्र और जैव विविधता प्रचुर मात्रा में। हमारे देश में वन भी बहुत है, नदियां भी, पर्वत भी, समुद्र भी, जैव विविधता भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परंतु जो जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण बहुत हो रहा है, शहरीकरण के कारण भारत की जो पर्यावरण स्थिति है वो चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, लोग शहरों की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण बहुत हो रहा है जिससे वनों की कटाई हो रही है और इसके कारण जो हमारी पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत गंभीर होती जा रही है, चिंताजनक होती जा रही है। तो हमारे देश में सभी चीज पर्याप्त है, वन है, नदियां है, पर्वत, पहाड़, समुद्र, जैव सब है, लेकिन कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण ये पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रही है। भारत की पर्यावरण स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और इसके कारण यहाँ पे ये दिए हैं। भारत की वर्तमान पर्यावरण स्थिति के कुछ पहलू हम देखते हैं। देखिए वर्तमान में जो पर्यावरण की स्थिति वो कैसी है। वायु प्रदूषण है। भारत में कई शहर हैं जो दिल्ली है, नागपुर, पटना आदि वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया, सभी मास्क लगा के घूम रहे होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उद्योग बहुत है, वहां से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा, वहाँ वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं जिससे उससे भी निकलने वाला धुआं हमारी हवा को प्रदूषित करता है। और अगर हवा प्रदूषित होती है तो ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं ना, तो हमारे उस सांस के द्वारा तो उस हवा के द्वारा जो है वो अंदर ही प्रवेश करेगी, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वाहनों, उद्योग और पराली जलाने से समस्या बढ़ रही है। बहुत सारे वाहन उद्योगों का निर्माण हुआ है, वाहन बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं और पराली जलाई जा रही है, जिससे कि समस्या हमारी बढ़ती जा रही है। इससे दमा रोग होता है, हृदय रोग होता है, स्वास्थ्य के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। दमा जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हृदय रोग आपके हार्ट से रिलेटेड रोग होते हैं, जो कि बहुत बड़ा संकट है, स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है इन सब चीजों से। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए, वाहनों का प्रयोग कम, उद्योगों से निकलने वाला धुआं जो हानिकारक पहुंचाता है, इन सब चीजों को हमें कम करना चाहिए। जल प्रदूषण, ये बहुत बड़ी समस्या कि गंगा, यमुना नदी जैसी प्रमुख नदियां प्रदूषित हो रही है। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू और कचरा, सीवेज मुक्कड़। देखिए गंगा, यमुना जो नदियां हैं उनको भी बहुत प्रदूषित किया जा रहा है, अपशिष्ट पदार्थों को फेंका जा रहा है, वहां पे मृत शरीर को फेंका जाता है और कचरा है, कूड़ा करकट है, बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी जाती है, जिससे कि जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जो है, खराब पदार्थ जो है, घरेलू कचरा है और सीवेज, यही है इनके मुख्य कारण। स्वच्छ पेयजल की कमी, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा पीने वाला पानी है वो उसकी स्वच्छता में कमी आ रही है, वो स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। भूमि प्रदूषण, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरे से भूमि की उर्वरता घट रही है। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत यूज करते हैं, उर्वरकों, रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं, केमिकल वाले उर्वरक, और जिससे औद्योगिक कचरे भी, भूमि जो औद्योगिकों से निकलते हैं कचरे, वो भी हमारी भूमि की उर्वरता को, उपजाऊपन को कम कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या गंभीर है। जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसकी समस्या भी बहुत गंभीर है। वनों की कटाई, विकास परियोजनाओं और शहरी विस्तार के कारण वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि कुछ विकास के लिए भाई विकास करने के लिए सरकार नए नए उद्योगों का निर्माण कर रही है, नई नई फैक्ट्रियां लगा रही है, उसके लिए वनों की कटाई कर रही है और लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं। शहरों का विस्तार हो सके, शहरों को और बनाया जा सके, उसके लिए वनों को काटा जा रहा है, जिससे शहरों का विस्तार कह सके, उनको बड़ा कह सके। इससे जैव विविधता और वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है। जो वर्षा का चक्र है, जो वर्षा टाइम टू टाइम होती थी वो प्रभावित हो रही है, अब वैसे नहीं होती। कभी बारिश हो रही है, नहीं होना है तो हो जाती है, होनी है तो नहीं होती है। और जो हमारे देश में जैव विविधता थे, जीव जंतु भी
लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी भी कमी आती जा रही है, क्योंकि वनों की कटाई ज्यादा तेजी से हो रही है। जैव विविधता पर बहुत बड़ा खतरा है। कई वन्य प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हो गई। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी जो वन्य जीव थे, वन में रहते थे, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, वो सब खोते जा रहे हैं। आवास विनाश और शिकार इसके मुख्य कारण है। देखिए, आवास के लिए चाहिए और शिकार इसके मुख्य कारण है। आवास के लिए जो वनों की कटाई हो रही है और जो शिकार किया जा रहा है जैव जंतुओं का, उसके कारण ये लुप्त होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा, तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। देखिए क्या है कि इससे जो मानसून है वो अनियमित हो रहा है, बाढ़ हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी अत्यधिक वर्षा हो रही है उसके कारण बाढ़ हो रही है, कभी कम पानी बरस रहा है उसके कारण सूखा पड़ रहा है। इसके कारण तापमान में बहुत अधिक ऊंचा उतार चढ़ाव आ रहा है, अनियमित हो रहा है, कोई नियम के अनुसार वो नहीं हो पा रहा है। मानसून जो है वो अनियमित हो गया है। कृषि और ग्रामीण जीवन सबसे अधिक, इसमें कृषि बहुत प्रभावित हो रही है और ग्रामीण जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण जीवन इससे प्रभावित हो रहे हैं कि वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, और हमारे देश की ज्यादातर जनता जो है वो गांव में निवास करती है, तो वो कृषि पर निर्भर है, और जो गांव में निवास करते हैं उनका कृषि से ही जीवन यापन होता है। तो इससे जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, और कृषि है उनकी, वो बहुत प्रभावित हो रही है। कुछ सरकार प्रयास भी कर रही है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाकर, स्वच्छ भारत अभियान बनाकर और नमामि परियोजना बनाकर जो परियोजना लाई है सरकार ने। राष्ट्रीय हित अधिकरण जो नीति बनाई है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया, वो कि सरकार कुछ प्रयास कर रही है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को लागू करके, कि राष्ट्र में पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, इससे लोगों तक पहुंचाया जाए इस चीज को। स्वच्छ भारत अभियान, भारत को हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे स्वच्छ बनाना है, किस प्रकार से हमें भारत को स्वच्छता का ध्यान रखना है, लोगों को इसके लिए कैसे अवेयर करना है, ये अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू लगाकर इस चीज का संदेश दिया कि हम सबको मिलकर अपने भारत को स्वच्छ रखना है, अपने एरिया को स्वच्छ रखना है। नमामि गंगे परियोजना, गंगा मैया को जो प्रदूषित किया जा रहा है, उनमें इतने अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने नमामि गंगे परियोजना चलाई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण चलाया गया है। जैसे हरित क्रांति लाई गई थी, उसी टाइप से इसको भी लाया गया, एनजीटी की ज्यादा। और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, कि ऊर्जा जो है उसका किस प्रकार से नवीकरणीय किया जा सके, उसको फिर से किस प्रकार से यूज में लाया जा सके, रिसाइकल किया जा सके, ये चीज। तो एक बार वो नष्ट हो जाए, फिर उसको दोबारा भी उसको प्रयोग में लाया जा सके, तो उसका इस प्रकार से यूज करना और उसको इस प्रकार से बनाना, भले उसमें कितना टाइम लगे, समय लगे, लेकिन उस चीज को फिर से प्रयोग में कैसे लाया जा सके। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत की पर्यावरणीय स्थिति गंभीर है, परंतु यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास संभव है। देखिए, भारत की पर्यावरणीय स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन बहुत चिंताजनक है। लेकिन अगर सरकार चाहे और सरकार के साथ नागरिक चाहे, समाज चाहे, तो हम मिलकर, हम नागरिक जो है सबका कर्तव्य बनता है, समाज का पूरे कर्तव्य बनता है, तो हम सब सरकार के साथ मिलकर अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। किस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें और पर्यावरण को हम बचा कर रखें, तो उसकी सुरक्षा करना हम सबके हाथ में है, और जिससे हम धारणीय विकास किया जा सके। अब धारणीय विकास भी और पर्यावरण संरक्षण भी तभी संभव है जब सरकार, समाज और नागरिक ये तीनों मिलकर काम करेंगे तब। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इस प्रकार धारणीय विकास और पर्यावरण दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।